नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की तरफ से एक ऑर्डर सुनाया गया है जिसमें आप देखेंगे ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को लेकर के। एक बार इस आदेश को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी अगर पूरी जानकारी नहीं होती है तो भी वहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और एक यहाँ पर और है कि ओबीसी आरक्षण में 4 सब कैटेगरी बना करके आप देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से एक रोहिणी आयोग बनाया गया था। और इस रोहिणी आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई 2022 तक है। इसका कार्यकाल जो है दर्जनों बार बढ़ाया गया था और इनको एक तरह से ओबीसी की जो ऐसी जातियां जिनका विकास नहीं हो पा रहा है या फिर जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उसको लेकर के रिपोर्ट देनी थी। और इनके तरफ से ये बोला गया है कि ये मार्च के लास्ट तक रिपोर्ट सौंप देंगे। अब जो है इनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। रोहिणी आयोग का जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण में हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है और इस आदेश के क्या मायने हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा आप पॉइंट देखिए, समझिए, तभी आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ पाएंगी। और आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न, जो भी आपके सुझाव हो, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब जनरल कैटेगरी में। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये कैटेगरी कोई जनरल होती नहीं है, ये होती है अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग। किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है। थोड़ा सा जो चीज़ें हैं दोस्तों उसकी भ्रम की स्थिति नहीं फैलनी चाहिए। और जो संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान है उसके साथ तो खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए। मामला न्यायालय से तो एक बार इसको बिना समझे अगर हम लोग इसके निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक मन में या कोई भ्रामक खबरें बताई जाती हैं तो थोड़ा सा उसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक बार पहली चीज़ देखिए, कैटेगरी में कोई भी अन्य वर्ग का ओबीसी एससी एसटी अब नौकरी या कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। नौकरी के लिए है, कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए है। अभी देखिए कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से ये अप्लाई होंगे, इसकी पूरी गाइडलाइंस या पूरा क्या इसका होगा। और अभी ये आगे कितना मामला लंबा खींचेगा, किस प्रकार से इसके दूरगामी परिणाम होंगे, या फिर किस प्रकार से केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की जो नौकरियां होंगी किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा विचार यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि ओबीसी को 27%, एससी को 15, एसटी को 7.5, ठीक है, कुल मिलाकर के 49.5% का आरक्षण। बाकी जो बचा 50%, 50.5 यानी 50% ही आप मान लीजिए यहाँ पर, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है। जिस पे देखा जाए तो इस पे जो है अल्पसंख्यक, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम सभी लोग आते हैं, ये भी अप्लाई करते हैं इस पे। और हालांकि आप देखेंगे अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी है, ठीक है, 10%। तो इसमें अनरिजर्व हम बात करेंगे तो अनरिजर्व में सभी लोग आ जाएंगे। और कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी एससी एसटी के ऐसे अभ्यर्थी जो सक्षम है, जो चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ जो अभी गरीब जातियाँ हैं या फिर उनको मिले, हम सक्षम में, हमारे घर में अभी से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे। यानी अपनी जो जाति वाला जो सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है वो नहीं प्रस्तुत करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये छात्र फिर अनरिजर्व की सीटों पर फाइट करेंगे जिसमें सभी लोग हैं। इस सीट को केवल ये कहना कि ये सीट केवल सवर्ण की है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आप खुद इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ये तथ्यहीन बातें हैं। और अगर देखा जाए तो आप देखेंगे आज की डेट में बहुत, मैं ऐसे बहुत सारे हमारे अपने खुद के मित्र हैं, बहुत सारे हम ओबीसी एससी भाई ऐसे हैं जो कि हम अपनी कैटेगरी की सीटें छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, जनरल के मतलब जनरल यानी अनरिजर्व, अनारक्षित की सीटों पर फाइट करते हैं, यानी अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं जाति वाला। तो आप देखेंगे फिर उन छात्रों को जो है कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि अनरिजर्व की सीटों पर सेलेक्ट भी होते हैं। अनरिजर्व और जनरल में थोड़ा सा भेद करना आवश्यक है। जनरल यानी जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, यानी जो किसी आरक्षित वर्ग की जो जाति के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, वो जनरल हो गए। अनरिजर्व यानी किसी के लिए आरक्षित नहीं है, उस पर जनरल वाले फाइट करते हैं। और जो अभ्यर्थी पहले स्वेच्छा से फाइट कर सकते थे वो फाइट करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है
कि सीधे सीधे कि जो छात्र एक बार आरक्षित वर्ग में अपनी सर्टिफिकेट लगा करके वहाँ पर उसका लाभ ले लेंगे, उन छात्रों को अब अन्य रिजर्व की सीटों पर ओवरलैप कराया ही नहीं जाएगा। सीधा सा मतलब यहाँ पर समझिए। इसका मतलब ये हो गया, या तो आप अपने कैटेगरी में फ़ाइट करिए या तो आप अन्य रिजर्व की सीटों पर फाइट करिए। मतलब आप अपने कैटेगरी में फ़ाइट करते हुए आप ओवरलैप करके आप अन्य रिजर्व की सीटों पर नहीं आ सकते। सीधा सा मतलब इस आदेश का जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसमें ये नियम उस तरह से लागू किया जा रहा है कि जैसे कि जो स्वेच्छा से पहले छोड़ते थे, तो ऐसे क्या होगा कि आप देखेंगे बहुत सारी 2600 के आसपास जातियां हैं ओबीसी में। रोहिणी आयोग हम पूरा आपको रिपोर्ट दिखा देंगे एक बार सेपरेट वीडियो में। तो उसमें देखेंगे बहुत सारी ऐसी जातियां जो कि बहुत पिछड़ी हैं, और देखेंगे इस पूरे 27% को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करने की तैयारी है, ताकि सभी तक जो है आरक्षण का लाभ प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। और इसमें जो लोग सक्षम हो वो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र न बनवाएं, बल्कि वो सीधे सीधे अन्य रिजर्व की सीटों पर नहीं बनवाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो जनरल यानी अन्य रिजर्व की सीटों पर आ गए। आप देखेंगे फॉर्म भरते समय वगैरह जनरल ही लिखा रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो वही अनारक्षित की सीटों की ही बात की जा रही है। एक तरह से यहाँ पर आप चाहे इसको आप दोहरा लाभ समझ लीजिए, चाहे इसको आप आरक्षण का जो ओवरलैपिंग का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, या तो सीधे आप उसी में आप फाइट करिए अन्य रिजर्व की सीटों पर, या तो फिर आप अपने कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे। ये सीधा सा मतलब देखिए यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ वाले क्या दिखाते हैं, इसको लोग किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अभी आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे 100 ओबीसी के छात्र हैं, और ये मान लीजिए यहाँ पर जनरल की या फिर अन्य रिजर्व की यहाँ पर सीटें हो गई। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 50 ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छा अंक ला सकते हैं, फाइट कर सकते हैं बढ़िया। और ये लोग पहले क्या करते थे, अपने आरक्षित वर्ग के अंतर्गत ही इनके ज़्यादा अंक हो गए अपने कैटेगरी से, और ये अन्य रिजर्व की मेरिट पर आ गए, तो फिर ये लोग क्या होते थे कि इसमें ओवरलैप हो जाते थे। अभी क्या होगा कि ये 50 बच्चे जो है सीधे सीधे इसी के अंतर्गत जो है अप्लाई करेंगे फॉर्म, और ये जो बाकी 50 बच्चे बचेंगे ये पहले भी अपने कैटेगरी में सिलेक्ट होते थे और अभी भी ये अपने ही कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। अभी भी जो ये आप देखिए पहले क्या होता था कि जितने लोग यहाँ पर हाई मेरिट वाले होते थे केवल वही ओवरलैप करते थे। अब तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से 70-80 लोग यहाँ पे अपने इस कैटेगरी में आ जाएं, तो इससे क्या होगा, जो बाकी गरीब जातियाँ होंगी ओबीसी की होंगी या एससी की होंगी, वो अपने कैटेगरी में उनका जो सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल सुनिश्चित हो पाएगा, उनका भी उत्थान होगा। ये कहने का मतलब है। अब हालांकि इसमें कौन चाहेगा कि हमें सरकारी नौकरी न मिले, कौन स्वेच्छा से यहाँ पे छोड़ना चाहेगा, बहुत कम ही लोग ऐसा कर रहे हैं फिलहाल में, और आगे भी इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर फाइट अन्य रिजर्व की सीटों पर और बढ़ने जा रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि सवर्ण को यहाँ पर फ़ायदा होगा, तो ऐसा देखिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बल्कि फ़ाइट और बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बाकी ये तो है कि यहाँ पर संवैधानिक आरक्षण समाप्त ना हो, इसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे आपके जितने भी हमारे आरक्षित वर्ग के भाई बहन हैं, सभी के मन में ये डर बिल्कुल बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी के बहाने धीरे धीरे इस आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि ये जो नियम होगा ना, ये हर जगह के लिए भी लागू किया जा सकता है, हर जगह जहाँ जहाँ भी आरक्षण मिलता है। दूसरा देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं कि जो रोहिणी आयोग है इनके द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को 2%, 6%, 9% और 10% ये अलग अलग देखिए जातियाँ इन कैटेगरी में सब कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। उन जातियों के लिए अलग अलग उसी प्रकार से उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व में ये आरक्षण जो है दिया जाएगा, ताकि सभी को आरक्षण का समान लाभ मिल सके और सबका उत्थान हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक अलग से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हुए बात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी ही बातें, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है दोस्तों कि मेरे बताने में समझाने में बहुत सारी त्रुटियां रह गई, हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हो। जो भी आपके मन में हो प्रश्न, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो ज़रूर करिए, और वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।